आज का केस सुनकर सच में आप लोगों को लगेगा कि ये कैसा पति था। इसका बिहेवियर इतना ज्यादा पागलोपन वाला था कि आप लोगों को भी एक बार तो समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और जो आज की स्टोरी है, आज की स्टोरी बहुत ही अजीबोगरीब तरह की है, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी जो कि शादीशुदा है वो अपने ससुर को फोन कॉल करके ये कहता है कि आप अपनी लड़की को वापस घर ले जाइए, मैं इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, आपको जितना भी पैसा चाहिए आप मुझसे पैसा ले लीजिए, लेकिन हमारा डाइवोर्स करवा दीजिए। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो मैं आपकी बेटी को जान से मार दूंगा। और यहाँ उसके ससुर ने उसे बहुत लाइटली लिया, उसे लगा कि ये सब कुछ गुस्से वगैरह में बोल रहा होगा, थोड़ी बहुत बहस हुई होगी, ये थोड़े ही टाइम में शांत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़े टाइम बाद एक ऐसा कारनामा सामने निकल कर आया कि आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। ये आदमी अपने दोस्त को मिलता है और उस टाइम पर इसकी पत्नी बिल्कुल साथ थी। साथ रहने के बावजूद इसने कुछ ऐसा कर दिया, अपने दोस्त को कुछ ऐसा करने के लिए कहा। आपको भी यकीन नहीं होगा कि एक औरत जो कि उसके सामने ही एक अपने दोस्त से बात कर रहा है, वो बात क्या चल रही है। आखिरकार यहाँ वो बात इस औरत के मर्डर के बारे में ही चल रही थी और इसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरा पति मेरे सामने मेरे ही मर्डर के बारे में बात कर रहा है। कुछ इस तरीके से कोड लैंग्वेज में इसने बात की और फिर एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया गया। आखिरकार ये पूरी स्टोरी क्या थी, इसके पीछे जो मोटिव था वो क्या था, क्यों आखिरकार ये अपनी पत्नी को ही मरवाना चाहता था, जबकि इनकी शादी के बाद एकदम इनकी खुशहाल जिंदगी हो चुकी थी, बड़े ही मजे से ये दोनों रह रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, जानेंगे आज की इस पूरी स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आज आप इस नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और शाउट आउट के लिए कमेंट में पिक मी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं जिस स्टोरी के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये स्टोरी जयपुर से निकलकर सामने आई है। उस दिन जनवरी 2020 की 7 तारीख थी, शाम के 7 बज रहे थे। हर रोज की तरह घरेलू नौकरानी पूजा जयपुर के यूनिक टावर सोसाइटी में श्वेता तिवारी के फ्लैट नंबर 103 पर काम करने के लिए पहुंची। उसने जब डोरबेल बजाई तो श्वेता तिवारी ने दरवाजा नहीं खोला और ना ही अंदर कोई हलचल सुनाई दी। पूजा ने दरवाजे को अंदर की ओर जब धकेला तब वो अचानक खुल गया। नौकरानी कमरे के अंदर पहुंची और उसके मुंह से एकदम चीख निकल चुकी थी। कमरे के अंदर पलंग पर मालकिन श्वेता तिवारी एकदम बेसुध हालातों में पड़ी हुई थी। साइड में ही खून पड़ा हुआ था और वो जैसे ही पूजा चीखते चिल्लाते हुए उस कमरे से बाहर निकली और आस पड़ोस के फ्लैट्स में जो लोग रह रहे थे उनको बताया गया। इस मर्डर की खबर से सोसाइटी में एकदम हड़कंप मच चुका था। लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा होने लगी थी। इसी बीच किसी ने प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में ये सूचना दे दी। पोस्ट सोसाइटी के फ्लैट में एक मर्डर की सूचना पाकर प्रताप नगर के पुलिस स्टेशन इंचार्ज पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ये खबर अपने उच्च अधिकारियों को भी दे दी और ये लोग वहां जाकर पूछताछ में जुट चुके थे। पूछताछ में ये पता चला कि जिस फ्लैट में ये मर्डर किया गया है इसमें रोहित तिवारी और इसकी पत्नी श्वेता तिवारी किराए पर रहा करते थे। रोहित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में मैनेजर की पोस्ट पर है और जयपुर एयरपोर्ट पर बतौर फ्यूल इंचार्ज तैनात है। मर्डर उनकी पत्नी श्वेता तिवारी का हुआ है। हत्या का ये मामला हाई प्रोफाइल था। सूचना पाकर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, डीआईजी सुभाष वहीन और एएसपी डॉक्टर अवधेश सिंह, एसपी डॉक्टर सतीश कुमार, डीएसपी राहुल जैन और सीओ संजय शर्मा क्राइम सीन पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फोरेंसिक टीम और डॉक्टरेट टीम को भी बुला लिया था। पुलिस वालों ने जयपुर एयरपोर्ट पर तैनात रोहित तिवारी को उनकी पत्नी श्वेता तिवारी के मर्डर हो जाने की सूचना दी और कुछ ही देर में वो भी फ्लैट पर आ चुका था। रोहित ने फ्लैट के अंदर देखकर पुलिस वालों को यह बताया कि बेड पर पड़ा हुआ शव उसकी पत्नी श्वेता तिवारी का ही है, लेकिन उसके 21 महीने के मासूम बेटे शेम का बिल्कुल भी पता नहीं है। लगता है उन हत्यारों ने श्वेता की हत्या के बाद उसका अपहरण कर लिया है। रोहित की बात सुनकर पुलिस वाले एकदम सन्न रह चुके थे, क्योंकि अभी तक ये जानकारी हत्या की थी, लेकिन अब सयन के किडनैपिंग के बाद अब ये एक किडनैपिंग का केस भी बन चुका था। पुलिस वालों ने इस मर्डर और अपहरण के मामले को गंभीरता से लेते हुए क्राइम सीन का बारीकी से निरीक्षण शुरू किया। कमरे के अंदर पड़े बेड पर 30-32 साल की श्वेता की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके सर से बहुत खून बह रहा था, जिससे उसका चेहरा खून से
से लाल हो चुका था, उसका गला भी रेता गया था और सिर पर भी एक बहुत बड़ा जख्म था। बेड पर खून से सना हुआ चाकू पड़ा हुआ था। बेड के नीचे अदरक कूटने वाली लोहे की मूसली पड़ी थी। कमरे में रखी गई प्लास्टिक टेबल पर चाय के 2 कप पड़े हुए थे, जिसमें कुछ चाय अभी बची हुई थी। श्वेता का मोबाइल फोन भी गायब हो चुका था। इस क्राइम सीन का जब निरीक्षण किया गया, उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने यह अनुमान लगाया कि श्वेता का हत्यारा कोई करीबी ही रहा होगा, जिसके आने पर श्वेता ने दरवाजा खोला और उसे कमरे में बिठाकर चाय पिलाई। इसी बीच हत्यारे ने अदरक कूटने वाली मूसली से उसके सर पर जोरदार प्रहार किया और उसे पलंग पर गिरा दिया होगा और फिर चाकू से उसका गला रेत डाला होगा। इसके बाद वो संयम के किडनैपिंग करके उसे ले गए होंगे। पुलिस वालों ने वहां पर जो पड़ा चाकू और मूसली को अपने कब्जे में लिया और उसे फोरेंसिक टीम को भेज दिया गया। फोरेंसिक टीम ने भी उस क्राइम सीन का बहुत बारीकी से निरीक्षण किया था और दीवार, फर्श, बेड, सारी जगहों से जितने भी फिंगरप्रिंट्स उन्हें मिल सके, उन्होंने वो सारे फिंगरप्रिंट्स उठाए और डॉग स्क्वाड के जो खोजी कुत्ते थे, जब उसे छोड़ा गया, खोजी कुत्ता घटना स्थल को सूंघकर भौंकते हुए बाहर निकला और रोहित की कार के 2 चक्कर काटे। कुछ देर वो रोहित के आसपास भी मंडराता रहा। इससे टीम को रोहित पर शक होने लगा, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी पक्का सबूत न मिलने से उससे ज्यादा पूछताछ नहीं की गई। निरीक्षण के बाद पुलिस वालों ने मृतिका श्वेता तिवारी की डेड बॉडी जयपुर के हॉस्पिटल में भिजवा दिया। श्वेता तिवारी का मायका उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित शिवोरिया नगर में था और इसका ससुराल गांधीनगर दिल्ली में। रोहित ने फोन करके श्वेता की हत्या और मासूम शयन के अपहरण की जानकारी अपने माता पिता और ससुराल वालों को भी दे दी थी। बेटी की इस हत्या की खबर पाकर श्वेता के पिता सुरेश कुमार और उनकी पत्नी माधुरी एकदम घबरा चुके थे। परिवार में एकदम कोहराम मच चुका था। वो पत्नी अपने बेटे शुभम और परिवार के अन्य लोगों के साथ वो अपने खुद के वाहन से जयपुर पहुंचे। अब तक श्वेता की हत्या की खबर टीवी चैनल्स पर भी पब्लिश हो चुकी थी। वो मोबाइल फोन पर रास्ते में इस मर्डर की जानकारी लेते रहे। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने इस हत्या और अपहरण के मामले को बहुत गंभीर लिया। उन्होंने 21-22 महीने के शयन का पता लगाने के लिए 6 पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को, 2 सीईओ और 100 कांस्टेबल्स को लगा दिया गया था। भारी भरकम पुलिस फोर्स ने डीएसपी राहुल जैन और एएसपी डॉक्टर सतीश कुमार के कहने पर शयन को ढूंढना शुरू कर दिया था। इस बारे में पुलिस वालों ने तकरीबन 150 लोगों से पूछताछ की। दर्जनों जो संदिग्ध लोग थे जिन पर शक जा रहा था, उन्हें अरेस्ट किया और उनसे सख्ताई से पूछताछ की। सैकड़ों जो संदिग्ध नंबर थे जिन पर उन्हें शक था, उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाई गई, लेकिन संयम का कुछ भी अता पता नहीं चला और न ही श्वेता के हत्यारों का पता चला। पुलिस वाले रात भर ऐसे ही रोहित तिवारी के फ्लैट पर जुटे रहे। एसपी डॉक्टर सतीश कुमार और सीओ संजय शर्मा कई पुलिस वालों के साथ जांच में जुटे हुए थे। वो सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल चुके थे और कमरे की हर एक चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तभी रोहित तिवारी के मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज देखकर वो एकदम चीख पड़ा, सर ये देखो, श्रेम के किडनैपर्स का मैसेज आया है। उसने 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की है। फिरौती का मैसेज मृतिका श्वेता तिवारी के नंबर से भेजा गया था। रोहित ने उसी नंबर पर कॉल बैक करके किडनैपर से ये कहा कि वो फिरौती की रकम देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले वो श्रेम का चेहरा दिखाएं। फोन करने वाले ने चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाया और फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। पुलिस वालों की समझ में ये नहीं आ रहा था कि किडनैपर्स को रोहित का मोबाइल नंबर कैसे मिला और उनके पास श्वेता तिवारी का फोन कहां से आया। ये हो सकता है कि श्वेता तिवारी को मारने के बाद वो लोग उसका मोबाइल फोन ले गए हों, लेकिन यहाँ उसका नंबर कैसे आया? क्या ये जिसने भी मर्डर किया है और ये जो किडनैपर है, ये रोहित तिवारी के जान पहचान का है? पुलिस वाले अभी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे कि सुबह मृतिका श्वेता तिवारी के माँ बाप और साथ में इसके रिलेटिव्स ये उसके फ्लैट पर आ चुके थे। श्वेता के पिता सुरेश कुमार मिश्रा और माधुरी मिश्रा ने आते ही एएसपी डॉक्टर सतीश कुमार को यह बताया कि उनकी बेटी की हत्या उनके दामाद रोहित ने ही की है। तभी 5 जनवरी को मोबाइल रिचार्ज ना करवाने के बात को लेकर रोहित और श्वेता के बीच में झगड़ा हो चुका था। अब आप खुद देख लीजिए, सिर्फ एक मोबाइल रिचार्ज ना करवाने पर इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा झगड़ा हो चुका था। मारपीट करने के बाद उसने इनके मोबाइल पर कॉल की थी। इसने गुस्से में ये कहा था कि पापा जी हम बहुत परेशान हैं, आपको जितने पैसे चाहिए आप लोग मुझसे ले लीजिए, लेकिन आप श्वेता को अपने साथ वापस ले जाओ, नहीं तो मैं इसका मर्डर कर दूंगा। इस पर उन्होंने रोहित को समझाने का बहुत प्रयास किया और उसने फिर फोन काट दिया। उसके बाद उन्होंने श्वेता को कॉल करके बहुत समझाया, लेकिन ये नहीं सोचा था
था कि रोहित उनकी बेटी श्वेता की हत्या ही कर देगा। रोहित जिस तरह से बार बार अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा था और हत्या के समय अपनी मौजूदगी अपने ऑफिस पर बता रहा था, उससे पुलिस वालों को उस पर शक लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब मृतिका के माँ बाप ने भी उस पर सीधे तौर पर मर्डर का आरोप लगा दिया था तो पुलिस वालों का शक उस पर और ज्यादा गहरा होने लगा था। 8 जनवरी 2020 की दोपहर 3 बजे जब हल्ला मचा कि एक बच्चे का शव रोहित के फ्लैट के पीछे एक झाड़ियों में पड़ा हुआ है। पुलिस वालों ने झाड़ियों से उस डेड बॉडी को बाहर निकाला। ये डेड बॉडी तौलिया में लिपटी हुई थी। तौलिया हटाया गया तो ये सभी ये देखकर शॉक्ड रह चुके थे। ये शव श्रेयम का ही था। उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। जिस श्रेयम को खोजने के लिए पुलिस वालों के 100 जवान पसीना बहा रहे थे, उसका शव उसी के घर के पीछे झाड़ियों में पड़ा मिला। अपने नाती की डेड बॉडी को देखकर श्वेता के माता पिता एकदम फूट फूट कर रोने लगे। बेटे शुभम ने माँ बाप को थोड़ा सा धैर्य दिलाया। मासूम शेर की हत्या की जानकारी पाते ही पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव तथा डीएसपी राहुल जैन वहां पर पहुंच चुके थे। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस वालों से कहा कि मां के बाद बेटे की हत्या कि सच में दिल को एकदम चूर चूर कर देने वाली है। ऐसी भ्रूण हत्यारे को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे वो देखना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने श्रेयम का शव भी पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भेज दिया। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच 3 डॉक्टर्स ने श्वेता और उसके बेटे श्रेयम के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद दोनों डेड बॉडीज श्वेता के पति रोहित के बजाय श्वेता के माता पिता को सौंप दी गई। सुरेश कुमार मिश्रा दोनों डेड बॉडीज को लेकर सर्वोदय नगर कानपुर स्थित अपने घर पहुंच गए थे। वहां भैरव घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार करने का दृश्य उस टाइम पर बहुत ही भयानक था। सच में वहां एक एक व्यक्ति इतना फूट फूट कर रो रहा था। आप लोगों को भी पता है जब किसी के घर ऐसा भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जब कोई मरता है तो वहां की उस टाइम की सिचुएशन क्या होती है आप लोगों को शायद ये पता होगी। डबल मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए जयपुर पुलिस वालों ने मृतिका के पति रोहित तिवारी पर अपना शिकंजा कसा और उसे सख्ताई से पूछताछ की। पुलिस वाले उसे एयरपोर्ट लेकर गए और घटना वाले दिन यानी कि 7 जनवरी की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। पता चला कि उस दिन रोहित तिवारी एयरपोर्ट सुबह पहुंचा था और पत्नी की हत्या की सूचना मिलने के बाद एयरपोर्ट से घर को निकला था। फुटेज से यह भी पता चला कि रोहित घटना के समय वहां एक बैठक में मौजूद था। उसके मोबाइल की लोकेशन भी दिन भर एयरपोर्ट की ही मिल रही थी। सारे सबूत रोहित के पक्ष में जा रहे थे। इसी कारण पुलिस वाले उसे अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे। पुलिस वालों को यह पक्का यकीन हो चुका था कि अगर यहाँ 2 डबल मर्डर ये जो हो चुके हैं इसमें रोहित का जरूर कुछ ना कुछ हाथ है। पुलिस वालों ने रोहित पर अपना जब कड़ा रूप अपनाया तब उस पर दबाव बनाने के लिए उसने कोर्ट का रुख लिया। 9 जनवरी को रोहित ने जयपुर के निचली अदालत में अपने वकील दीपक चौहान के द्वारा पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया। कोर्ट ने इस आरोप पर जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था उसे 10 जनवरी को इस केस की फाइल लेकर कोर्ट में आने के लिए कहा। रोहित की इस कार्रवाई से पुलिस वाले बौखला चुके थे। जिस मोबाइल फोन से रोहित के मोबाइल पर मैसेज किया गया था, पुलिस वाले उस मोबाइल फोन की जांच में जुट चुके थे। जांच से यह पता चला कि श्वेता अपने मोबाइल फोन में पैटर्न लॉक लगाया करती थी जिससे कोई दूसरा नहीं खोल सकता था। इसका मतलब मैसेजकर्ता ने श्वेता का सिम निकाला और उसे किसी दूसरे मोबाइल फोन में डाल दिया था। मैसेज करते समय इस मोबाइल की लोकेशन जयपुर के सांगानेर की मिली। पुलिस वालों ने इस फोन के आए EMI नंबर के साथ साथ उस दुकान पर पहुंची जहां से वो हैंडसेट खरीदा गया था। वहां से मोबाइल खरीदने वाले के बारे में जब पूछा गया तो उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। तो उस फोन के IMEI नंबर को ट्रेस करके पुलिस वाले उस लोकेशन पर पहुंच चुके थे। पुलिस वालों ने उस मैसेज करने वाले को वहां से उठाया। उठाने के बाद उससे पूछताछ की गई। उसने अपना नाम सौरभ चौधरी निवासी भरतपुर तथा हाल पता सांगानेर बताया। उससे जब श्वेता और उसके मासूम बेटे के मौत के बारे में जब पूछा गया, मर्डर के बारे में जब पूछा गया, तब उसने ऐसा ये सब कुछ करने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब उसके साथ सख्ताई की गई तब वो टूट चुका था और दोहरी हत्या करने का जुर्म उसने कबूल कर लिया। सौरभ चौधरी ने यह बताया कि रोहित तिवारी ने ही उसे 20,000 रुपए देकर पत्नी और बेटे की हत्या की सुपारी दी थी और ये दोहरी हत्या की साजिश रोहित ने ही रची थी। सौरभ से पूछताछ के बाद पुलिस वालों ने 10 जनवरी 2020 को रोहित तिवारी को भी अरेस्ट कर लिया। पुलिस स्टेशन में जब उसका सामना सौरभ चौधरी से हुआ तो उसका चेहरा एकदम लटक चुका था और उसने अपनी पत्नी श्वेता तिवारी और बेटे सैयब को मारने का जुर्म कबूल कर लिया था।
डबल मर्डर के इस हत्यारों के पकड़े जाने की जानकारी पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और डीसीपी डॉक्टर राहुल जैन को हुई तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन के प्रताप नगर में पहुंच चुके थे। उन्होंने आरोपियों से जब पूछताछ की और प्रेस वालों में ये सारा खुलासा कर दिया, जो कि ये मर्डर अपना इन आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया था, तो इसीलिए पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने धारा 302, 201, 120B के तहत सौरभ चौधरी और रोहित तिवारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर एक ऐसे पति की कहानी सामने आई जिसने दूसरी शादी को रचाने के लिए अपनी पत्नी और बच्चे के कत्ल की साजिश रच डाली थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर के महानगर के पास एक मोहल्ला है सर्वोदय नगर। सुरेश कुमार मिश्रा अपने परिवार के साथ इसी सर्वोदय नगर में रहा करते थे। उनके परिवार में पत्नी माधुरी मिश्रा के अलावा एक बेटा और 3 बेटियां थी। सुरेश कुमार मिश्रा भारतीय खाद्य निगम में अधिकारी थे जो अब रिटायर हो चुके थे। उनका आलीशान मकान है। मिश्रा जी अपनी 2 बेटियों की शादी पहले कर चुके थे और श्वेता सुरेश कुमार मिश्रा की सबसे छोटी बेटी थी। वो अपनी दोनों बहनों से बहुत खूबसूरत थी। श्वेता ने कानपुर छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय से बीए की थी। वो आगे की पढ़ाई अपनी आगे जारी रखना चाहती थी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन पिता सुरेश कुमार मिश्रा कोई अच्छा घर ढूंढकर उसके हाथ पीले करना चाहते थे। उन्होंने उसके लिए एक लड़के की खोजबीन शुरू कर दी थी। उसी खोजबीन में उन्हें रोहित तिवारी नाम का शख्स पसंद आ चुका था। रोहित के पिता उमाशंकर तिवारी मूल रूप से औरैया जनपद के गांव कंठीपुर के रहने वाले थे, लेकिन वो दिल्ली के गांधीनगर के रघुवरपुरा स्थित माता मंदिर वाली गली में रहा करते थे। उमाशंकर तिवारी के परिवार में पत्नी कृष्णा देवी के अलावा बेटा रोहित और 2 लड़कियां थी। लड़कियों की शादी वो पहले ही कर चुके थे। रोहित अभी कुंवारा था। रोहित पढ़ा लिखा और रोहित दिखने में भी ठीक ठाक था। वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में मैनेजर की पोस्ट पर जॉब कर रहा था। उसकी पोस्टिंग भी दिल्ली में ही थी। सुरेश कुमार मिश्रा ने जब रोहित को देखा तो उसे अपनी बेटी श्वेता के लिए वो पसंद आ चुका था। फिर 24 जनवरी 2011 को रीति रिवाज से इन दोनों की शादी धूमधाम से कर दी गई। उसके बाद शादी में इन्होंने लगभग 30 लाख रुपए खर्च किए थे। शादी के बाद श्वेता और रोहित की अब एक नया सफर शुरू हो चुका था। हंसते खेलते 2 साल कब बीत गए इन दोनों को पता ही नहीं चला, लेकिन इन 2 सालों में श्वेता मां नहीं बन पाई। यहाँ पर जो सूनी गोद का दर्द था श्वेता को, वहीं श्वेता उसके पति को भी और उसके सास ससुर भी बहुत इंतजार कर रहे थे। कृष्णा देवी उसकी सास अब श्वेता को लगातार ताने देने लगी थी। ताने देने के साथ साथ इतना नहीं, श्वेता को कम दहेज लाने की भी बात की जा रही थी। उसके हर काम में कमियां निकाले जा रही थी। यहाँ तक कि उसका खान पान, रहना सहना, पहनना, इस पर भी अब सवाल उठने लगे थे। उसे तब गहरी ये चोट लगी जब उसे ये पता चला कि उसके पति रोहित के किसी और लड़की के साथ संबंध जुड़ चुके हैं जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। साल 2013 में जब श्वेता की प्रताड़ना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, तब वो ससुराल छोड़कर अपने मायके में आकर रहने लगी थी। यहाँ पर वो 7 महीनों तक रही। उसके बाद एक प्रतिष्ठित कांग्रेसी नेता ने इनके बीच में आकर इन दोनों परिवारों में समझौता करवाया और उसके बाद सुरेश कुमार मिश्रा ने अपनी बेटी श्वेता को वापिस ससुराल में भेज दिया। ससुराल में श्वेता को कुछ टाइम तक तो ठीक से रखा गया, लेकिन उसके बाद फिर से उसे कोसने लगे थे। माँ बाप की बातें सुनकर रोहित कभी कभार श्वेता को पीट भी दिया करता था। कृष्णा देवी तो सीधे सीधे उसे बांझ होने का ताना मारा करती थी। ननंद और उसकी जो दूसरी ननंद थी मीनाक्षी, वो भी माँ बाप के साथ साथ उसे बहुत प्रताड़ना दिया करती थी। इस प्रताड़ना से दुखी होकर श्वेता ने एक अपनी बड़ी बहन को एक लेटर भेजा जिसमें उसने ये लिखा, सपना दीदी, रोहित और उसके माँ बाप मुझे बहुत परेशान करते हैं। चैन से वो जीने नहीं देते, सब पीटते हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं, खाने को भी कुछ नहीं देते, यहाँ तक कि मेरे पहनावे पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। मुझे ये पता चला है कि रोहित के एक और औरत के साथ संबंध है। वो उसके कॉलेज टाइम की दोस्त है। वो उसी से ही प्यार किया करता है और इसी वजह से वो मुझे बहुत ज्यादा कोसता है। अब उसे मेरी हर बात बुरी लगती है। मामूली बातों पर भी वो मेरे साथ मारपीट करता है और घर से निकल जाने के लिए कहता है। सास ससुर भी उसी का साथ दे रहे हैं। नौकरानी की तरह दिन भर घर का काम करवाते रहते हैं। यदि मेरे साथ अगर कोई भी ऐसी ऊंच नीच या फिर वारदात हो जाए तो सभी ये जिम्मेदार होंगे। छोटी बहन का दर्द सुनकर सपना बहुत दुखी हुई। उसने ये सारी बातें अपने माता पिता को बताई। तब सुरेश कुमार मिश्रा ने ये दावा ठोककर उसके माता पिता से बात की और अनुरोध किया वो श्वेता को कोसे नहीं, उसे प्रताड़ित ना करें। इतना ही नहीं, उन्होंने श्वेता को भी समझाया कि वो परिवार में शांत बनकर रहे और सामने वाले को शांत तरीके से अटेंड करे। लेकिन सुरेश कुमार के अनुरोध का रोहित और उसके परिवार वालों पर कोई असर नहीं पड़ा। इनकी प्रताड़ना लगातार ऐसे ही चल रही थी। इसी तरह दोहरी जिंदगी के बीच रोहित की पोस्टिंग रायपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर हो चुका था। श्वेता दिल्ली छोड़कर पति के साथ जयपुर चली गई। उदयपुर में ही श्वेता ने 2018 में बेटे को जन्म दिया जिसका नाम श्रेयम रखा गया। बेटे के जन्म के बाद श्वेता को यह
लगा कि अब उसकी खुशियां वापिस आ जाएंगी और पति के स्वभाव में भी बहुत परिवर्तन आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। श्याम के जन्म से ही ना तो रोहित को कोई खुशी हुई और ना ही उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन आया। उसकी प्रताड़ना, उसका कोसना ऐसे ही लगातार जारी था। रोहित के माता पिता भी श्रेयम के जन्म से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। उदयपुर एयरपोर्ट पर तैनाती के दौरान रोहित तिवारी की मुलाकात सहकर्मी हरि सिंह से हुई। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती होने लगी थी। हरि सिंह अपनी पत्नी सुधा सिंह को साथ लेकर रोहित के घर आने लगा। सुधा सिंह बहुत मिलनसार थी, इसीलिए श्वेता और सुधा अपना सुख दुख एक दूसरे से शेयर कर लिया करती थी। श्वेता ने प्रताड़ित करने की बात भी सुधा से शेयर की थी। सौरभ चौधरी हरि सिंह का साला था। वो भरतपुर में रहा करता था और हैंडीक्राफ्ट का काम किया करता था और ऐसे ही सौरभ की जान पहचान हरि सिंह के द्वारा यहाँ रोहित से हुई। वो भी रोहित के घर आने लगा और उसने श्वेता से भी जान पहचान बना ली और उसे खूब बातें करने लगा। सौरभ जब भी रोहित से मिलने के लिए आया करता था तो उसे हमेशा शराब पिलाया करता था। और इधर श्रेयम के जन्म के बाद रोहित तिवारी का ट्रांसफर उदयपुर से जयपुर हो चुका था। जयपुर में रोहित ने प्रताप नगर थाना क्षेत्र के जगतपुरा में स्थित यूनिक टावर सेक्टर 26 आई ब्लॉक में फ्लैट संख्या 103 किराए पर ले लिया और पत्नी श्वेता और बेटे श्रेयम के साथ रहने लगा। जयपुर आकर भी श्वेता और रोहित के बीच में ऐसे ही ये तनाव बरकरार रहा। दोनों की छोटी छोटी बातों में मारपीट और झगड़ा ऐसे ही चलता रहता था। हरि सिंह का साला सौरभ चौधरी यहाँ भी रोहित से मिलने आया करता था। उसे दोनों के बीच तनाव भरी जिंदगी के बारे में ये बहुत अच्छे से पता था। रोहित कभी कभी शराब के नशे में सौरभ चौधरी से कह भी दिया करता था कि वो झगड़ालू श्वेता से छुटकारा पाना चाहता है। दिसंबर 2019 की बात है। रोहित को कंपनी के काम से 8 से 21 दिसंबर के बीच शहर से बाहर जाना था। इसी बीच वो श्वेता को अपने माँ बाप के पास दिल्ली छोड़ गया। पहले वो कोलकाता गया, फिर वो मुंबई। 21 दिसंबर को जब वो मुंबई से दिल्ली आया, घर वालों ने हमेशा की तरह उसे श्वेता के खिलाफ भड़काने लगे और फिर इन दोनों के बीच में आपसी जो झगड़ा था वो शुरू हो चुका था। इसके बाद वो श्वेता को लेकर जयपुर पहुंचा। दोनों कार से आए थे। घर आकर श्वेता ने अपनी माँ माधुरी को कॉल करके ये बताया कि रोहित ने 272 किलोमीटर के सफर में उसे पानी तक भी पीने के लिए नहीं दिया और वो ऐसे ही लगातार पूरे रास्ते उससे झगड़ता रहा। तब तक रोहित अपनी शादीशुदा जिंदगी से ऊब चुका था। वो दूसरी शादी रचाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के सपने देख रहा था, लेकिन एक पत्नी के रहते वो दूसरी शादी बिल्कुल नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि श्वेता की हत्या के साथ साथ मासूम श्रेयन की भी हत्या करवा दी जाए। उसने अब ये फैसला ले लिया था ताकि शादीशुदा जिंदगी का नामो निशान मिट जाए। वो जिंदगी की डेथ हिस्ट्री को ही डिलीट करना चाहता था। 3 जनवरी 2020 को रोहित ने सौरभ चौधरी को फोन किया और जयपुर एयरपोर्ट के पास स्थित होटल फ्लाइट व्यू में बुलाया। वहाँ पर रोहित के साथ श्वेता तिवारी भी मौजूद थी। वहाँ सौरभ के साथ ये बैठे और अपनी ही पत्नी और बेटे की हत्या के बारे में प्लानिंग करने लगा। यहाँ पर ये प्लानिंग इस तरह से रच दी गई थी कि इनके बीच पता नहीं कोड वर्ड्स ऐसे कौन से थे। इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी और श्वेता जो पास ही बैठी थी उसे कुछ भी अता पता नहीं था और वो तो बेचारी बड़े ही आराम से बैठी थी। उसे लगा चलो मैं पहली बार अपने पति के साथ कहीं बाहर आई हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेती हूँ, कुछ खा पी लूंगी, बस ये इसी चक्कर में बैठे थे। उसे नहीं पता था कि ये उसके मौत की प्लानिंग रची जा रही है। और यहाँ रोहित ने सौरभ चौधरी को 20,000 रुपए दिए ये मर्डर करने के लिए। दरअसल सौरभ चौधरी शादीशुदा था। रोहित की तरह सौरभ भी अपनी पत्नी से बहुत परेशान रहता था और पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था। इसे दोनों में ये तय हुआ पहले वो रोहित का साथ देगा, फिर रोहित उसकी पत्नी की हत्या में उसका साथ देगा। यही कारण था कि सिर्फ 20,000 रुपए में सौरभ डबल मर्डर के लिए राजी हो चुका था। 5 जनवरी 2020 को मोबाइल रिचार्ज ना करवाने को लेकर रोहित तिवारी और श्वेता तिवारी के बीच में झगड़ा और बहुत मारपीट हुई। इसके बाद श्वेता के पिता सुरेश कुमार मिश्रा को कॉल करके रोहित ने इसकी ये सारी बात बताई और कहा कि अगर आप अपनी बेटी को नहीं ले जाओगे तो मैं मार दूंगा, आप ले जाओ, बेशक आप मुझसे इसके बदले और पैसे ले लेना, आप इसे ले जाओ। और मतलब तो क्या, जो भी उन्होंने इसने कहा था कितने पैसे ले लेना, आप उसे ले जाओ। और गुस्से में उन्होंने अपने दामाद को समझाया और बेटी को भी समझाया, लेकिन समझाने के बावजूद रोहित का गुस्सा बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ। उसने फोन करके सौरभ चौधरी को जयपुर बुलाया और श्वेता तथा उसके मासूम बेटे श्याम की हत्या के बारे में पूरी प्लानिंग रच ली थी। दिन, तारीख, समय सब कुछ तय कर लिया था। योजना के मुताबिक 7 जनवरी 2020 की सुबह 9 बजे रोहित जयपुर एयरपोर्ट पहुंच गया और अपने काम पर जुट चुका था। वो वहां एक मीटिंग में भी शामिल हो चुका था। वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसके सामने भी वो आता जाता रहा ताकि उसका फोटो कैमरे में कैद हो जाए। इधर योजना के मुताबिक सौरभ चौधरी भी 7 जनवरी को दोपहर को लगभग 2 बजे यूनिक टावर अपार्टमेंट में स्थित इसके फ्लैट में पहुंचा और डोरबेल बजाई। श्वेता ने जब दरवाजा खोला तो सामने सौरभ खड़ा हुआ था, जो कि सौरभ श्वेता को बहुत अच्छे से जानता पहचानता
जानता था, श्वेता भी उसे जानती थी, तो इसीलिए उसे अंदर बुला लिया और कमरे में बिठाया और फिर उसने 2 कप चाय बनाई और दोनों ने बैठकर आराम से चाय पी। चाय पीकर दोनों ने कप टेबल पर रखे। इसी बीच श्वेता दूसरे कमरे में चली गई जहां उसका बेटा श्रेम सोया हुआ था। तभी मौका पाकर सौरभ चौधरी रसोई में गया, अदरक कूटने वाली लोहे की मुसूली उठाकर ले आया। थोड़े ही मिनटों में श्वेता वापस आई तो सौरभ ने वो एकदम श्वेता के सर पर उससे वार कर दिया। श्वेता सर पकड़कर पलंग पर गिर गई। इसके बाद सौरभ ने श्वेता को दबोच लिया और उस मुसली से उसका लगातार उसका चेहरा फोड़ डाला। उसके बाद वो दोबारा रसोई में गया और चाकू लेकर आया। चाकू से श्वेता का गला रेत दिया। उसने चाकू पलंग पर, मुसली पलंग के नीचे फेंक दी। श्वेता की हत्या करने के बाद सौरभ चौधरी दूसरे कमरे में पहुंचा जहां श्रेम पलंग पर लेटा हुआ था। सौरभ को उस मासूम के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आई और ना ही उसका कलेजा कापा। उसने भी उसका गला दबाया और उसे मार डाला। उसके बाद सौरभ ने उसका शव तौलिया में लपेटा और बाउंड्री कॉर के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। श्रेम की डेड बॉडी ठिकाने लगाने के बाद वो फिर से कमरे में आया। उसने श्वेता का मोबाइल फोन लिया और अपनी जेब में डाला और ऊपर कपड़ा ढका और निकल गया। बाद में उसने श्वेता का मोबाइल फोन तोड़कर एक नाले में फेंक दिया था और दूसरा फोन खरीदकर फिरौती के लिए रोहित को मैसेज भेजा। इधर शाम को 4 बजे नौकरानी जब काम करने फ्लैट में गई तब घटना की ये जानकारी मिली थी। इसके बाद तो एकदम कोहराम सा मच चुका था। पुलिस वालों को जब ये सूचना मिली, पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। ये सारी बात हुई 11 जनवरी 2019 को। पुलिस वालों ने मर्डर रोहित तिवारी तथा सौरभ चौधरी को जयपुर कोर्ट में पेश किया। पुलिस वालों ने इस मृतिका का यानी कि श्वेता तिवारी का मोबाइल और सिम कार्ड बरामद करने के लिए पुलिस वालों ने कोर्ट में 3 दिन की रिमांड के लिए कहा। अदालत ने 2 दिन की रिमांड इन्हें दे दी थी। जब उससे सिम और मोबाइल के बारे में पूछा गया तब उसने सिम के बारे में तो पुलिस वालों को बता दिया सौरभ चौधरी ने, और जो मोबाइल था उसने कहा कि मैंने सांगानेर के एक नहर थी जो भी गटर वगैरह था वहां पे मोबाइल उसका श्वेता तिवारी का तोड़ दिया था और मैंने वहां फेंक दिया था। रिमांड के दौरान पुलिस वाले मोबाइल बरामद नहीं कर सके, जिससे इन दोनों को 13 जनवरी को कोर्ट में पेश करना पड़ा। पुलिस की अर्जी पर अदालत ने 15 फरवरी 2020 तक फिर से रिमांड अवधि बढ़ाई, लेकिन पुलिस वाले मोबाइल फोन फिर भी बरामद नहीं कर पाए। इसलिए इन्हें कोर्ट में पेश करके जयपुर की जिला जेल भेज दिया गया और इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई। आज मैं जिस स्टोरी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, इस स्टोरी में जेलसी, लालच और अपनों के साथ ही इतना बड़ा घटिया काम कर देना, सच में लोग पता नहीं ऐसा कैसे कर लेते हैं। अपनों के साथ ही वो इतने जेलस हो जाते हैं, लालच दिखाना शुरू कर देते हैं। जब किसी के पास बहुत सारी धन संपदा होती है तो उसके जो माता पिता होते हैं, परिवार वाले होते हैं, वो अपने बच्चों में बराबर की जमीनें बांट देते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में भूख सवार रहती है कि वो वाली भी हमें मिल जाए। ऐसा ही कुछ आज की इस स्टोरी में भी हुआ। तो जानेंगे आज की इस पूरी स्टोरी के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोगों के इस स्टोरी को देख लेने के बाद जो भी थॉट्स होंगे, राय होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कमेंट में पिक में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिस स्टोरी के बारे में आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये स्टोरी रायपुर से निकल कर आई है। करीब 10 साल पहले एक नेहा नाम की लड़की, इसकी शादी छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री दीपी घृतलहरी के बेटे तरुण के साथ हुई थी। 30 जनवरी 2021 को रात करीब 9:30 बजे आकाश अपनी बहन नेहा को फोन लगाता है। नेहा के फोन की घंटी तो बज रही थी लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। जब आकाश ने उसकी बहन को कई बारी कॉल्स की, लेकिन जब उसकी कॉल्स का जवाब उसे नहीं मिल रहा था, आकाश तब बहुत परेशान हो चुका था कि पता नहीं नेहा इस टाइम पर कहां पर है जो वो फोन नहीं उठा रही है। तब आकाश ने अपनी बहनोई तरुण को कॉल किया। तरुण ने आकाश को यह बताया कि वो तो अपने गांव आया हुआ है और उसका छोटा भाई इंद्रजीत कहीं बाहर गया हुआ है। घर पर इस टाइम पर नेहा और उसकी बेटी अनन्या ही है। 9 साल की अनन्या नेहा की बेटी थी। आकाश ने ये सोचा कि जब नेहा घर पर है तो वो फोन क्यों नहीं पिक कर रही। मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ। आकाश ने 1-2 बार नहीं बल्कि 15 से 20 बार फोन कर लिया था, लेकिन उसके फोन की घंटी
तो बज रही थी लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। ये बात उसने अपने घर वालों को जब बताई तो घर वाले सभी लोग परेशान हो चुके थे। आकाश का घर बैंकपुर जिले के खरोड़ा गांव में था, जबकि उसकी बहन का ससुराल रायपुर के ही खंबाड़ी कस्बे में था। खंबाड़ी उसके घर से करीब 40 किलोमीटर दूर था। आकाश ने यह सोचा कि वो अभी नेहा के ससुराल जाएगा और जाकर देखेगा कि क्या माजरा है क्या नहीं। तो वो अपनी छोटी बहन को कार में बिठाता है। वो खंबाड़ी के लिए रवाना हो चुका था। करीब 1 घंटे में वो नेहा के ससुराल पहुंच गया। नेहा ऊंचे राजनीतिक का रसूख रखने वाले परिवार में ब्याही गई थी। उसका वहां पर आलीशान बंगला था। आकाश जब बंगले पर पहुंचा तो मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। तो उसने मन ही मन सोचा कि बंगले के गेट का ताला क्यों बंद है। उसने बंगले के बाहर से नेहा के फोन पर लगातार दोबारा कॉल की, लेकिन उसके फोन की घंटी तो बज रही थी लेकिन उसने कॉल रिसीव ही नहीं की। आकाश को उसके बहनोई तरुण ने यह बता दिया था कि बंगले पर केवल नेहा और अनन्या ही मौजूद है, लेकिन गेट पर लगे ताले से यह लग रहा था कि बंगले में कोई मौजूद नहीं है। आकाश ने आसपास रहने वाले लोगों से ये पता किया कि नेहा कहीं गई हुई है या नहीं, लेकिन पड़ोसियों ने कहा कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता। आकाश उन्हें ये बताता है कि वो 9:30 बजे से नेहा को फोन लगा रहा है। फोन की घंटी भी बज रही है लेकिन वो फोन नहीं रिसीव कर रही। पता नहीं इस टाइम पर वो कहाँ मौजूद है। पड़ोसियों ने भी बताया कि नेहा इस तरह तो बंगले से अकेली कभी नहीं जाती। जब वो फोन नहीं उठा रही है तो जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। कुछ ही देर में बंगले के बाहर बहुत लोग इकट्ठा हो चुके थे। आकाश को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। तभी कुछ लोगों ने यह सलाह दी कि क्यों ना इस बंगले के गेट का ताला तोड़कर इसके अंदर जाया जाए। तब आकाश ने लोगों के कहने पर बंगले के मेन गेट का ताला तोड़ दिया। लोगों के साथ जब वो बंगले के अंदर पहुंचा तब उसने नेहा के बेडरूम का भी ताला देखा कि उसके बेडरूम के गेट पर भी ताला लगा हुआ है। ये देखकर वो एकदम शॉक्ड रह चुका था कि बंगले के घर के बाकी सभी कमरे खुले हुए हैं लेकिन नेहा के कमरे के दरवाजे पर ताला क्यों लगा हुआ है। आकाश ने नेहा के कमरे का ताला भी तोड़ दिया। ताला तोड़कर जैसे ही आकाश और बहुत सारे वो जो लोग थे वो नेहा के कमरे में घुसे तब वहां पर 2 लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक नेहा का नंदोई डॉक्टर आनंद राय था। उसके साथ एक और शख्स था। आकाश और वो लोग इस व्यक्ति को नहीं जानते थे। ये बात किसी को समझ में नहीं आई कि 2 तालों में बंद होकर ये लोग नेहा के बेडरूम में क्यों बैठे हुए हैं। आकाश और बहुत से लोगों को देखकर आनंद राय और उसके साथी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। आकाश ने जब उनसे कमरे में बंद रहने की वजह पूछी तब वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाए, बल्कि वहां से भागने की कोशिश करते रहे। शक होने पर लोगों ने उन्हें तुरंत दबोच लिया। उन्हें शक होने लगा कि जरूर कुछ ना कुछ तो यहाँ गड़बड़ हुई है। उन्होंने कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। जब उन्होंने बेड का बॉक्स खोलकर देखा तो बॉक्स में नेहा और उसकी बेटी अनन्या की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। दोनों की डेड बॉडीज देख लेने के बाद ये समझ चुके थे कि इन दोनों के मर्डर के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है, लिहाजा लोगों ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया था। तो इसी बात पर खंबाड़ी पुलिस स्टेशन में उन्होंने कॉल करके ये बता दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर ये कांड हो चुका है, आप लोग तुरंत यहाँ इस बंगले में पहुंच जाइए। ये केस एक हाई प्रोफाइल फैमिली से जुड़ा हुआ था। तो पुलिस वालों ने कुछ नहीं सोचा, वो तुरंत ममता शर्मा अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर रवाना हो चुकी थी। पुलिस स्टेशन से वो क्राइम सीन तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था, तो इसीलिए पुलिस वाले कुछ ही देर में वहां पर पहुंच गए। इस दौरे हत्याकांड की जानकारी उन्होंने एसपी अजय यादव को भी दे दी। पुलिस स्टेशन के इंचार्ज जब मौके पर पहुंची तब उन्होंने देखा कुछ लोग 2 लोगों को पकड़े हुए बैठे हैं और नेहा और उसकी बेटी की डेड बॉडी बेड की बॉक्स में पड़ी हुई है। लोगों ने पुलिस वालों को बताया जब उन्होंने इस कमरे का ताला तोड़ा था तब ये दोनों इन दोनों डेड बॉडीज के पास ही बैठे हुए मिले थे। यही इनके कातिल हैं। पुलिस वालों ने पूछताछ में ये पता किया कि इन दोनों में से एक मृतका का सगा नंदोई आनंद राय, जिसकी पुलिस वालों के सामने ही उन दोनों की वो लोग पिटाई करने लगे थे। लोगों में आक्रोश भरा हुआ था। गुस्से में वो लोग कहीं इन दोनों को मार ना डालें, इसीलिए पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने बड़ी मुश्किल से उन्हें भीड़ से उन दोनों को छुड़ाया और उन्हें अपने कब्जे में लिया और उन्हें तुरंत पुलिस स्टेशन भिजवा दिया था। कुछ ही देर में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, पुलिस फोटोग्राफर और एसपी यादव वहां पहुंच चुके थे। आक्रोशित लोगों को देखकर एसपी ने समझाया और वहां की जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो इससे साफ पता चल रहा था मरने से पहले नेहा ने अपने बचाव में जी जान लगाकर कोशिश की थी, क्योंकि उसके चेहरे और शरीर पर खरोचों के बहुत निशान थे। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने मौके से सारे सबूत इकट्ठा किए। पुलिस वालों ने भी क्राइम सीन का बारीकी से निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों ने वहां पर मौजूद
खुद आकाश से जब बात की तब उसने बताया जब वो यहाँ पर आया था तब बंगले के बाहर वाले गेट पर ताला लगा हुआ था। जब वो ताला तोड़कर अंदर गया तो नेहा के बेडरूम का ताला भी बाहर से बंद था। कमरे का ताला तोड़ा तब कमरे में नेहा का नंदोई और डॉक्टर आनंद राय और उसके साथ एक अननोन शख्स बैठा हुआ था। उसे ये शक है कि बहन और भांजी की हत्या में इन दोनों का हाथ है। इस समय पर मृतिका नेहा का पति तरुण घर पर नहीं था, तो इस पर पुलिस वालों को इस बात का शक था तो कहीं पत्नी की हत्या में उसका हाथ तो नहीं है। तो आकाश ने दोहरे हत्याकांड की ये सारी बात तरुण को कॉल करके बता दी। वो थोड़ी देर में तुरंत घर पर पहुंचा। जब तरुण को यह पता चला कि नेहा के शव के पास आनंद राय और एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ मिला था तो उसे ये विश्वास हो चुका था कि उसकी पत्नी और बेटी की हत्या जरूर आनंद राय ने ही की होगी। ये शक उसने पुलिस वालों के सामने जाहिर भी कर दिया था। तरुण भले ही अपनी पत्नी की हत्या का आरोप अपने बहनोई आनंद राय पर लगा रहा था, लेकिन पुलिस की नजरों में तरुण भी संदिग्ध बन चुका था। इसीलिए एसपी अजय यादव ने पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को यह आदेश दिया कि वो तरुण पर नजर रखे, वो फरार ना हो पाए। पूर्व मंत्री की बहू और उसकी नातिन की हत्या हो जाने की ये बात तुरंत ही रायपुर के पूरे शहर में फैल चुके थे। लोग तरुण के बंगले के बाहर पहुंच चुके थे। पुलिस वालों ने वहां पर बाहरी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया था। दोनों शवों के गले पर बड़े निशानों को देखकर यह साफ लग रहा था कि दोनों की हत्या गला घोंटकर की गई है। हत्या किसने और क्यों की ये बात तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकती थी। मौके पर जरूरी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो की, उसके बाद दोनों डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। पूछताछ के लिए उन दोनों सहित नेहा के पति तरुण को भी अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आ चुके थे। पुलिस लोगों के चंगुल से छुड़ाकर जिन दो व्यक्तियों को कस्टडी में लिया था उनमें से एक मृतिका का नंदोई डॉक्टर आनंद राय था, जबकि दूसरा शख्स आनंद राय का भतीजा दीपक था। इन दोनों से पुलिस वालों ने नेहा और उसकी बेटी की हत्या के बारे में पूछताछ की। तब दोनों खुद को बेकसूर बताते रहे, लेकिन जब पुलिस वालों की सख्ताई उन्हें दिखने लगी तब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि इन दोनों की हत्या इन्होंने नहीं बल्कि अजय राय ने की है। अजय राय तनु का दूसरा बहनोई था। वो आनंद राय का सगा भाई था और पेशे से इमीडिएट था। पुलिस वालों ने जब उसे ढूंढने की कोशिश की तब अजय राय घर पर नहीं मिला। एसपी अजय यादव के निर्देशन में पुलिस की टीम ने अपने अपने स्तर से उसे ढूंढने की कोशिश की। डॉक्टर आनंद राय और दीपक शायतोड़े पूछताछ में पुलिस वालों को बार बार यही बयान दे रहे थे कि वो अजय राय के कहने पर ही साथ आए थे। इन दोनों की हत्या तो अजय राय ने ही की है। पुलिस वालों को लग रहा था कि ये दोनों अभी भी झूठ बोल रहे हैं। उनसे ये विस्तार से जब पूछताछ करने लगे, इन दोनों से बड़े आराम से पूछताछ के लिए पुलिस वालों ने दोनों को 1 फरवरी 2021 को कोर्ट में पेश करके 5 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया। उधर पुलिस वालों की कई टीमें फरार इंजीनियर अजय राय की तलाश में जुटे हुए थे और सर्विलांस टीम भी अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रहे थे। इसी बीच इन्वेस्टिगेशन टीम को यह पता चला कि उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज से पहले बाईपास के नजदीक अपना मोबाइल फोन अजय राय ने ऑन किया था। इसी के आधार पर क्राइम ब्रांच की एक टीम रायपुर से प्रयागराज पहुंच गई। जिस जगह पर अजय के फोन की लोकेशन मिली थी वहां हाईवे पर एक पंचर वाले की दुकान थी। पुलिस वालों ने उसे अजय का फोटो दिखाकर उससे पूछताछ की थी। फोटो देखते ही पंचर वाला एकदम पहचान चुका था, क्योंकि 1-2 दिन पहले उसी शक्ल के एक व्यक्ति ने उसके फोन से किसी को फोन किया था। इससे रायपुर की इन्वेस्टिगेशन की सफलता के कुछ आसार दिखाई देने लगे थे। पंचर वाले ने अपने मोबाइल में देखकर पुलिस वालों को वो नंबर बताया जिससे उसने बात की थी। पुलिस वालों ने जब इन्वेस्टिगेशन की तब वो नंबर उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या स्थित सुल्तानगंज के रहने वाले शिव प्रकाश का नंबर निकला। पुलिस की एक टीम अयोध्या की तरफ अब रवाना हो चुकी थी। रायपुर की पुलिस वालों ने अयोध्या की पुलिस वालों के सहयोग से सुल्तानगंज में रहने वाले शिव प्रकाश के वो घर पहुंच चुके थे। वहां से पुलिस ने अजय राय को गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि शिव प्रकाश अजय राय का गहरा दोस्त था। शिव प्रकाश आपराधिक प्रवृत्ति का था। कुछ दिन पहले ही वो गांजे की तस्करी में जेल की सजा काट कर आया था। शिव प्रकाश घर पर नहीं मिला। ये बात 4 फरवरी 2021 की है। इंजीनियर अजय राय को गिरफ्तार करके पुलिस वाले वापस रायपुर लौट आए थे। उसने अपने भाई डॉक्टर आनंद राय और भतीजे दीपक को जब पुलिस हिरासत में देखा तब वो समझ चुका था कि दोनों ने पुलिस वालों को सब कुछ सच सच बता दिया होगा। पुलिस ने जब अजय राय से नेहा और उसकी बेटी अनन्या की हत्या के बारे में पूछताछ की तब उसने हत्या का आरोप अपने भाई आनंद और भतीजे दीपक पर लगा दिया था। कुछ देर तक ये ऐसे ही चलता रहा। ये तीनों ऐसे ही एक दूसरे पर हत्या का इल्जाम लगाते रहे, लेकिन जब इन सब के साथ थोड़ी सख्ताई बरती गई तब सभी सच बोलने लगे थे। पता चला कि इन तीनों ने ही प्लानिंग करके नेहा और उसकी बेटी अनन्या की हत्या की थी। इन तीनों से पूछताछ करने के बाद इस दोहरे हत्याकांड की जो कहानी सामने
निकल कर आई वो बहुत ही चौंका देने वाली थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला का कस्बा खंबाड़ी, इसी कस्बे के सतनाम चौक के पास एक बड़े नेता डीपी घृत लहरी का बंगला है। डीपी घृत लहरी छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री थे। वो जानी मानी शख्सियत थे। उनकी दो पत्नियां थी। पहली पत्नी वसंता से एक बेटी शशि प्रभा और दूसरी पत्नी प्रभा देवी से 4 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटियां थी और 2 बेटे तरुण और इंद्रजीत। दोनों बेटियों की शादी ये कर चुके थे। एक बेटी की शादी इन्होंने शहर के ही जाने माने डॉक्टर आनंद राय से की थी और दूसरी बेटी की शादी इन्होंने आनंद राय के भाई अजय राय के साथ की थी। अजय राय इंजीनियर था। दोनों बेटियां बहुत संपन्न परिवार में ब्याही गई थी, इसलिए दोनों बहुत खुश थी। बेटा तरुण जब शादी के योग्य हुआ तो उन्होंने उसकी शादी जिले के ही खरोड़ा गांव के रहने वाली नेहा से कर दी थी। नेहा भी एक संपन्न परिवार से बिलोंग करती थी। उसके पिता जमींदार थे। नेहा बहुत ही समझदार लड़की थी। ससुराल आते ही उसने घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। डीपी घृत लहरी के दोनों दामाद संपन्न जरूर थे, लेकिन वो बहुत लालची किस्म के इंसान थे। किसी न किसी बहाने से वो ससुराल से पैसे या फिर महंगा सामान लेते रहते थे। मंत्री के पास बहुत संपत्ति थी, इसीलिए दोनों दामादों की नजर उनकी संपत्ति पर लगी रहती थी। इसी दौरान 19 अप्रैल 2020 को डीपी घृत लहरी का देहांत हो चुका था। इनकी मौत के बाद सभी लोग तो घर के दुखी थे ही, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान तरुण की बुआ मुन्नी बाई थी। इसकी वजह ये थी तरुण के दोनों बहनोइयों की जो गंदी नजर थी इनकी संपत्ति पर थी। मुन्नी बाई को ये चिंता लगी रहती थी कि दोनों दामाद भाई की जुटाई संपत्ति को नोच कर इसे हड़प ना कर जाएं। इसीलिए इनकी मुन्नी बाई के पास खेती के करीब 17 एकड़ जमीन थी। उन्होंने ये सारी संपत्ति का मुखियार तरुण को बना दिया था। तरुण की पत्नी नेहा अपने दोनों नंदों और नंदोई की बहुत सेवा किया करती थी। जितना उससे बन पड़ता था वो उन्हें उतना ही गिफ्ट वगैरह ये सारी चीजें दिया करती थी। लेकिन ये लोग इसके द्वारा दिए गए सामान से कभी खुश नहीं होते थे। डॉक्टर आनंद राय और इंजीनियर अजय राय इसकी चर्चा अक्सर अपनी पत्नियों से करते रहते थे। दोनों उन्हें ये उलाना देते हुए कहते थे कि तुम्हारे पिता के घर में इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम्हारे भाई और भाभी हम दोनों के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचते। ये तो सभी जानते हैं कि पिता की संपत्ति में बेटियों का भी अधिकार होता है, फिर तुम्हारे साथ ये दोहरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। दोनों बहनें भी समझती थी कि उनके पति जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। एक तरह से वो अपने अपने पतियों को समर्थन जरूर दिया करती थी। संपत्ति को लेकर आनंद राय और अजय राय के मन में लालच ने अपना घर बना लिया था। नेहा अपने दोनों नंदोई की लालची नियत से वाकिफ थी। अजय और आनंद ने कई बार नेहा को अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन नेहा उनकी बातों में ही नहीं आई। वो मुन्नी बाई को सारी बात बता दिया करती थी। नेहा ने ये तय कर लिया था कि वो अपने नंदोइयों की संपत्ति हड़पने की चाल में बिल्कुल नहीं फंसेगी। नेहा के साथ दाल ना गलने पर आनंद और अजय परेशान हो चुके थे। तब उनके मन में ये ख्याल आया कि जब नेहा नहीं फंस रही है तो क्यों ना उसके पति तरुण को अपने जाल में फंसाकर इस संपत्ति को बेचने के लिए मजबूर किया जाए। तरुण अपने दोनों बहनोइयों की चाल में फंस चुका था। उनके बहकावे में आकर वो अपनी प्रॉपर्टी का सौदा करने के लिए तैयार हो चुका था। इसके बाद अजय राय, आनंद राय और तरुण की आपस में खूब पटने लगी। तो नेहा ये समझ चुकी थी कि तरुण को उन्होंने अपनी जाल में फंसा लिया है, लिहाजा वो उन पर नजर रखने लगी थी। एक दिन कमरे में बैठे ये तीनों जब संपत्ति को बेचने के बारे में बातें कर रहे थे, तब नेहा छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। नेहा को यह लगा कि यदि अब वो खामोश रही तो सारी प्रॉपर्टी इसके हाथ से निकल जाएगी। वो उसी टाइम पर दरवाजे के ओर से निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंच गई। उन तीनों के सामने नेहा के पहुंचने पर ड्राइंग रूम में बैठे लोग जो बातें कर रहे थे एकदम सन्नाटा छा गया था और नेहा को देखते ही अजय राय ने तुरंत टॉपिक बदला और इन सभी की हवाइयां उड़ चुकी थी। और इन हवाइयां उड़ने से नेहा एकदम साफ समझ चुकी थी और वो भी एकदम अनजान बनते हुए बोली कि आप तीनों के चेहरे की हवाइयां कैसे उड़ चुकी हैं। आजकल तरुण से आप लोगों की कुछ ज्यादा ही पट रही है, आखिर इसकी वजह क्या है। आनंद राय बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल काफी दिनों बाद साले साहब से जब रूबरू हुए तो घुल मिलकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन नेहा ने कहा मुझे तो बात कुछ और ही लग रही है। मेरे आने से पहले आप लोग कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बेचने की बातें कर रहे थे। यदि मेरी बात गलत हो तो आप लोग मुझे बता दीजिए। नेहा की बात सुनकर ये तीनों समझ चुके थे कि इसे पूरी बात पता चल चुकी है, इसीलिए वो हक्के बक्के होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी अजय बोला, दरअसल नेहा जब तुम पूछ रही हो तो बता ही देते हैं, हमें बड़ी मुश्किल से इस बंगले का खरीदार मिला है जो इस बंगले की अच्छी कीमत देने के लिए तैयार है। बार बार हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। समझदारी इसी में है कि हम इसे बेच दें। हम लोग सोच रहे हैं कि इस बंगले को बेचकर जो रकम मिलेगी उससे हम जमीन खरीद कर उस पर आलीशान
इंसान फ्लैट्स बनाकर उसे बेच देंगे, इससे हमें करोड़ों रुपए का फायदा हो सकता है। नेहा ने कहा, जीजा जी नेक सलाह के लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन एक सलाह मेरी भी मान लीजिए। आप दोनों जो ये स्कीम बता रहे हैं, इसकी जगह आप लोग अपनी अपनी संपत्ति बेचकर खुद कर लीजिए, सिर्फ आपको ही लाखों करोड़ों रुपए का फायदा हो जाएगा। तो हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। नेहा ने फिर दोनों नंदोइयों को कहा कि मैं आप लोगों का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन फ्यूचर में इस तरह की स्कीम और संपत्ति बेचने की और खरीदने की बातें यहाँ कहने मत आना। आप मेरे पति को भी अपनी बातों में लेकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, नेहा ने कहा और अपने पति से वहां से उठने का इशारा किया। नेहा की बातें सुनकर आनंद राय और अजय के चेहरे एकदम मुरझा गए थे, उनकी आंखें एकदम नीचे हो चुकी थी और उन्हें लगा कि यहाँ अब हमारी इंसल्ट हो चुकी है और उस टाइम पर रात भी हो चुकी थी। उन्होंने दीवार घड़ी की ओर देखा, फिर दोनों बड़े भाई बंगले से बाहर निकल गए। तरुण और नेहा ने इन दोनों को रोकने की भी कोशिश नहीं की। घर पहुंचकर दोनों भाइयों ने इसकी शिकायत अपनी अपनी पत्नियों से की कि उनकी भाभी नेहा ने किस तरह से उनका अपमान किया है। दोनों बहनों ने इसकी शिकायत नेहा भाभी से जब की, तब नेहा ने जवाब में ननंदों को पूरी बात बता दी, लेकिन इतनी बेइज्जती हो जाने के बावजूद भी अजय राय और आनंद राय ने तरुण के बंगले पर जाना बंद ही नहीं किया। संपत्ति का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। लालच में अंधे होकर वो अपमान की गठरी सिर पर लेकर घूम रहे थे। जब इनकी बात नहीं बनी, तब दोनों भाइयों ने एक दिन ये तक कह दिया था कि पिता की संपत्ति में बेटियों का भी हाथ होता है। इस पर नेहा ने कहा कि मैं कब मना कर रही हूँ कि संपत्ति में बेटियों का हाथ नहीं होता, लेकिन जो संपत्ति ससुर की है वो उसी में से ही हिस्सा ले सकती हैं। पर तुम तो सास और बुआ की संपत्ति पर भी अपनी नजरें गड़ाए हुए बैठे हो। ये बात सरासर गलत है, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम बताओ कि कानून की कौन सी किताब में ये बात लिखी हुई है कि बुआ की संपत्ति पर दामादों का हिस्सा होता है। जब मुन्नी बाई बुआ ने अपनी मर्जी से 17 एकड़ जमीन का मुखियार तरुण को बनाया है, तो आप लोगों को क्यों जलन हो रही है? आप लोगों को हिस्सा लेना ही था तो ससुर के सामने मांग लेते। उस टाइम पर आप लोग कुछ नहीं बोले। अब वो नहीं है तो तुम उनकी संपत्ति पर नजरें गड़ा कर बैठे हुए हो। नेहा अपने दोनों नंदोइयों को इसी तरह बेइज्जत कर दिया करती थी, जिससे दोनों भाई नेहा से नफरत करने लगे थे। लालच में अंधा हुआ इंसान एकदम पागल हो चुका था। दोनों भाइयों डॉक्टर आनंद राय और इंजीनियर अजय राय का भी यही हाल हो चुका था। कोई रास्ता नहीं मिला तो इन्होंने अपनी मंशा पूरी करने के लिए इन्होंने एक आपराधिक योजना तैयार कर ली। इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना तरुण को ही रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन इस बीच योजना पर इन्होंने एकदम शांत पड़ चुके थे। इन्हें ये लग रहा था कि तरुण की पत्नी नेहा साधन संपन्न और बहुत ही संपूर्ण परिवार से थी। उन्होंने सोचा कि तरुण के साथ कुछ भी किया तो वो उन्हें किसी भी कीमत पर जीने नहीं देगी। वो कोई दूसरी प्लानिंग करने लगे। नेहा ने अपने पति तरुण को भी समझा दिया था कि दोनों बहनों ही लालची किस्म के इंसान हैं, वो लालच में कुछ भी कर सकते हैं। तो तरुण पत्नी की बात बहुत अच्छे से समझ चुका था, लिहाजा उसने अपनी बहनोइयों की बातों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। जब कभी नेहा के नंदोई प्रॉपर्टी को लेकर तरुण से बात करते थे तो नेहा खुद ही बीच में आ जाया करती थी और पति के बोलने से पहले ही नंदोइयों की बात काट दिया करती थी। वो उन लोगों की निगाह में पति को अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। आनंद और अजय का लालच एकदम बढ़ता जा रहा था। अब नेहा उनके लालच का पत्थर बन चुकी थी। इस पत्थर को हटाए बिना उन्हें अपनी चाहत पूरी होती हुई दिखाई ही नहीं दे रही थी। नेहा को रास्ते से हटाने के लिए ये लोग हमेशा मौके की तलाश में रहने लगे। सोच विचार करके दोनों भाइयों ने एक खौफनाक साजिश रच डाली। इस साजिश में इन्होंने अपने भतीजे दीपक साहितोड़े को भी शामिल कर लिया। आखिरकार 30 जनवरी 2021 को उन्हें सही मौका मिल गया। इसके लिए उसने कुछ दिनों तक रेकी भी की थी। जब उन लोगों को पता चला कि तरुण अपने गांव गया हुआ है और उसका छोटा भाई इंद्रजीत भी घर पर मौजूद नहीं है, तो मौका पाकर आनंद और अजय दीपक को लेकर खंबाड़ स्थित उनके बंगले पर पहुंच चुके थे। उस टाइम पर रात के करीब 9:30 बजे हुए थे। तीनों बेरोक टोक बंगले के मेन दरवाजे पर गए। उस टाइम पर नेहा अपनी 9 साल की लड़की अनन्या के साथ खेल रही थी। घंटी बजी तो अनन्या बोली, मम्मी देखो लगता है बाहर पापा आ गए हैं, आप जाइए दरवाजा खोलिए। नेहा जब दरवाजा खोलने के लिए गई, नेहा ने जैसे ही दरवाजा खोला तो दोनों नंदोई और एक अननोन शख्स इनके सामने खड़े हुए थे। इन्हें देखकर ये बोली कि इस टाइम पर खैरियत तो है, आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा एकदम ठीक है, क्या तुम हमें अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? तो नेहा एक तरफ होती हुई बोली, आइए अंदर आइए। तीनों को वो ड्राइंग रूम में लेकर चली गई। तीनों सोफे पर बैठे कुछ देर वो उनसे ऐसे ही औपचारिक बातें करती रही। फिर इन लोगों ने
बातचीत का रुख संपत्ति की ओर मोड़ दिया था। नेहा ने उस टाइम पर संयम से काम लिया, लेकिन वो तीनों प्लानिंग के तहत उससे झगड़ा करने लगे थे। नेहा गुस्से में ड्राइंग रूम से उठकर अपने बेडरूम में चली गई तो ये तीनों पीछे पीछे नेहा के पीछे पहुंच गए। इन तीनों को पीछे आए देख नेहा ने कहा, मैं इस टाइम पर आप लोगों से कोई बात नहीं करना चाहती, इस बारे में आप लोगों को जो भी कुछ कहना हो आप तरुण से कहना। तभी अजय दांत को दबाते हुए बोला कि तरुण हमारी सुनता ही कहाँ है। तो नेहा ने कहा कि मैं क्या करूं, मेहरबानी यही है कि आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। लेकिन ये सुनकर इन तीनों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। तभी दीपक ने पास बैठी अनन्या को उठा लिया और जूते का फीता निकालकर उसके गले में कसने लगा। बेटी की जान बचाने के लिए नेहा उनसे भिड़ चुकी थी। ये देखकर अजय और आनंद ने नेहा को काबू में करने की कोशिश की। इनके बीच लगभग 15 मिनट तक ऐसे ही कोशिशें चलती रही। वो नेहा को पकड़ते रहे, नेहा उनसे पीछा छुड़वाती रही और एक टाइम पर आनंद ने नेहा के पैर पकड़ लिए और अजय ने अपने हाथों से नेहा का गला घोंट दिया। कुछ ही देर में उसकी मौत हो चुकी थी। उधर दीपक ने अनन्या के गले को फीतों से कस दिया था, जिससे अनन्या की भी मौत हो चुकी थी। दीपक ने अपनी संतुष्टि के लिए उसी फीते से एक बार फिर नेहा के गले को भी जोर से कस दिया। ये लोग पूरी तसल्ली चाहते थे कि इन दोनों में से कोई जिंदा ना रहे। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने दोनों डेड बॉडीज को उठाया और बाथरूम के टब में डाला और डालकर ये देखा कि नाक या मुंह से पानी के बुलबुले तो नहीं उठ रहे। जब 5 मिनट तक पानी में कोई बुलबुला नहीं उठा तब उन्हें संतुष्टि हुई कि इन दोनों की मौत हो चुकी है। इसके बाद तीनों ने चैन की सांस ली। फिर ये डेड बॉडीज को उठाकर नेहा के बेडरूम में गए और दोनों डेड बॉडीज को दीवान के बॉक्स में डाल दिया गया। इसके बाद तीनों ने ये सोचा कि इन्हें ठिकाने कैसे लगाया जाए। कुछ देर सलाह मशवरा करने के बाद इन्होंने ये तय किया कि इन दोनों डेड बॉडीज को रायपुर के सुनसान इलाके में ले जाकर इन्हें ठिकाने लगा दिया जाएगा। अजय राय ये कहता हुआ वहाँ से अपनी कार में चला गया कि वो अच्छी जगह देखकर आता है, तब तक रात भी अच्छी हो जाएगी। वो नेहा के बेडरूम और बंगले का ताला बंद करके वहाँ से चला गया और उधर नेहा के भाई आकाश नेहा को लगातार कॉल कर रहा था। तो नेहा के फोन की घंटी तो बजती रही, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही थी। कई बारी कॉल कर देने के बावजूद भी जब नेहा ने फोन नहीं उठाया तो वो अपनी छोटी बहन को साथ लेकर कार से रात करीब 11 बजे नेहा के बंगले पर पहुंच गया। दोनों डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए अजय राय ने एक सुनसान जगह देखकर वापस लौट कर आ चुका था। जब वो बंगले के पास पहुंचा तब उसे वहां बहुत भीड़ दिखाई दी। उसका माथा ठनक चुका था। उसे सोचते हुए बिल्कुल भी ये देर नहीं लगी बंगले के बाहर ये भीड़ किस चीज की लगी हुई है, और उसकी कार उस टाइम पर बंगले के करीब थी। ये समझते ही उसने यू टर्न लिया और वहां से वो निकल गया। वो समझ गया कि हत्या का मामला अब खुल चुका है और पुलिस वाले उस तक पहुंच जाएंगे। ऐसे में उसने शहर से बाहर भागने में ही अपनी भलाई समझी थी। वो कार से भंडारपुरी खजूर बिलायपुर होता हुआ बिलासपुर बस स्टैंड पर पहुंचा। उसने अपनी कार को लॉक करके एक जगह पर छोड़ दी थी और बस से प्रयागराज के लिए निकल गया। प्रयागराज में वो अपने एक जान पहचान के यहाँ रुका। कुछ दिन प्रयागराज रुक जाने के बाद वो अयोध्या चला गया। अयोध्या में उसका एक दोस्त शिव प्रकाश रहा करता था। वो पहले ही आपराधिक प्रवृत्ति का था, तो अयोध्या जाने से पहले उसने प्रयागराज हाईवे पर पहुंचकर शिव प्रकाश से फोन पर बात करनी चाहिए। इसके लिए उसने अपना जब मोबाइल फोन ऑन किया तभी उसे ध्यान आया कि अगर उसने अपने मोबाइल फोन से बात की तब वो पुलिस वालों की पकड़ में आ जाएगा। इसीलिए उसने वहां पर मौजूद एक पंचर बनाने वाले से बात की। अजय ने उससे कहा कि उसका मोबाइल खराब हो चुका है और उसे किसी से अर्जेंट बात करनी है। यदि वो अपने फोन से उसकी बात करवा देगा तो उसकी बड़ी मेहरबानी होगी, तो बदले में वो 100 रुपए भी देगा। पंचर वाला तैयार हो गया और उसने अपना मोबाइल फोन अजय को दे दिया। अजय ने उसके मोबाइल से अपने दोस्त शिव प्रकाश से बात की और वो शिव प्रकाश से बात करने के बाद उसका नंबर उस फोन से डिलीट करना भूल गया था। जिसके बाद अजय अयोध्या में अपने दोस्त शिव प्रकाश के पास चला गया और वहीं पर रहने लगा था, लेकिन वो वहां भी सुरक्षित नहीं रह पाया। सबसे पहली गलती तो अजय राय ने यही कर दी थी कि उसने अपना मोबाइल फोन प्रयागराज के हाईवे पर ऑन कर दिया था और वो उसके बाद रायपुर की पुलिस के चंगुल में फंस चुका था। पुलिस वाले उसे अयोध्या से गिरफ्तार करके लेकर रायपुर आ चुके थे और उसकी कार भी जहां उसने खड़ी करी थी वहां से पुलिस वालों ने बरामद कर ली थी। तीनों लोग अब ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। पुलिस वालों ने तीनों को 5 फरवरी 2021 को कोर्ट में पेश करके 10 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। पुलिस के अनुरोध पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 15 फरवरी 2021 तक यानी कि 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया था और उसके बाद सारी पूछताछ की गई। ये स्टोरी थी जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो भी इन्होंने ये सब बताया था। और उसके बाद इन्हें फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें किसी को उम्र कैद की सजा हुई, किसी को 14 साल की सजा हुई और किसी को 10 साल की सजा। ये ऐसे इन्हें से ये सजा मिली है। तो ये थी पूरी कहानी नेहा
घृत लहरी के। आप बताइए आप लोगों की स्टोरी कैसी लगी, क्या आप लोगों ने पहले कभी इस स्टोरी के बारे में सुना है या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट @fantasylife UK को कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।